ओके, तो आप लोग क्लास करना चाहते हैं? हम्म, या नहीं चल रहा? ओके, नो प्रॉब्लम। सब मॉड्यूल 5 जो है आपका फास्टनर्स है। सो सब मॉड्यूल 5 जो आपका लेवल B1 एंड B2 के लिए लेवल सेम है, बस रिबिट्स के लिए ओनली वन लेवल है एयरक्राफ्ट रिबिट्स के लिए। बाकी जो पांचों सब मॉड्यूल है वो तो सेम है। स्क्रू थ्रेड्स के लिए और बोल्ट स्टड एंड स्क्रू एंड लॉक डिवाइसेस, ये थ्री जो सब मॉड्यूल है वो सेम है लेवल। एंड एयरक्राफ्ट रिबिट्स जो है वो बस B2 के लिए लेवल 1 के अकॉर्डिंग है। ओके, देन हम फास्टनर्स पे स्टडी करते हैं। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, नहीं दिख रही? ओके। Fasteners. Aircraft hardware is a term used to describe the various type of fasteners, miscellaneous small item used in manufacture and repair of aircraft. कह रहा है कि जो फास्टनर है वो एयरक्राफ्ट हार्डवेयर का एक टर्म है जिनका हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट को रिपेयर करने में, मैन्युफैक्चर करने में। ओके, सो अब ये फास्टनर्स में क्या क्या इंक्लूड करता है, इनके टाइप हम आगे देखेंगे। ये कह रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ एयरक्राफ्ट हार्डवेयर, जो ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर इंक्लूड कर रहा है फास्टनर्स को। और फास्टनर्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, नट बोल्ट स्क्रू पिंस, ये सारी चीज़ें, रिबिट्स थ्रेड्स, ये सारी चीज़ें फास्टनर्स में या फिर एयरक्राफ्ट हार्डवेयर में इंक्लूड हो जाती हैं। सो ये एयरक्राफ्ट हार्डवेयर का एक टर्म है फास्टनर्स, जिनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो ये कह रहा है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इसके साइज के बेस पे होता है कि साइज है उसका, एफिशिएंट, कितना एफिशिएंट है, कितना स्ट्रेंथ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें इसको ये देखता है। इसकी इम्पोर्टेंस इस सारी चीज़ों पे बेस होता है कि साइज क्या होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। कह रहा है द सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ एनी एयरक्राफ्ट इज ग्रेटली डिपेंड अपॉन द करेक्ट सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एयरक्राफ्ट हार्डवेयर। कह रहा है कि सेफ और एफिशिएंट ऑपरेशन, किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए सेफ ऑपरेशन के लिए और सही ऑपरेशन के लिए, कह रहा है कि हमें ये ग्रेटली डिपेंडेंट होता है कि करेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए। जो एयरक्राफ्ट हार्डवेयर है उनका सिलेक्शन करेक्ट होना चाहिए। अगर उनका करेक्ट सिलेक्शन करेक्ट है सो एयरक्राफ्ट क्या होगा, सेफ फॉर फ्लाई होगा। जैसे कि मैंने, अगर आप लोगों ने 9A का क्लास किया होगा तो उसमें पता चला होगा कि मॉडल 9 में विंड स्क्रीन चेंज करना था इंजीनियर को, और वहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया था, 8C डाया का बोल्ट ले लिया था, जो कि 8C डाया का उन्हें बोल्ट नहीं यूज़ करना था, उन्हें 8D डाया का यूज़ करना था। उन्होंने कम डाया का बोल्ट ले लिया था जिसकी वजह से विंड स्क्रीन उखड़ गई। जब एरोप्लेन फ्लाई किया, टेक ऑफ हुआ, तो आफ्टर टेक ऑफ क्या हुआ, जब प्रेशराइजेशन हुआ, जब लेवल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि कैबिन प्रेशराइजेशन होता है, सो तो कैबिन के प्रेशर की वजह से वो विंड स्क्रीन बाहर निकल जाती है और को पायलट भी फ्यूजलाज के ऊपर चला जाता है। आपकी आपकी आवाज़ कट रही है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो, हाँ अभी आ रहा है आपकी आवाज़। बोलिए, क्या कह रहे थे आप? हम्म, हाँ, इस इनका रिलेशनशिप है, सारी चीज़ें रिलेशंस में। आप लेक्चर 1 देख सकते हैं मॉडल 9 की, उसमें हमने रिलेशनशिप को डिफाइन किया है कि किस तरह से वो एक दूसरे से इंटर रिलेट है। ओके, या
सो अभी हम हमारा जो आज का टॉपिक है उसे हम कवर करते हैं का। नेक्स्ट क्या है कि कह रहा है कि एन एयरक्राफ्ट इवन थो मेड ऑफ अ बेस्ट मटेरियल इन स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट वुड बी डाउटफुल वैल्यू अनलेस थ्रू पार्ट्स फर्मली हेल्ड टुगेदर। कह रहा है कि जो भी मटेरियल होना चाहिए वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट्स जिनको एक तरह से उन्हें हमें ज्वाइन करना है, हेल्ड करना है, होल्ड करना है एक तरह से, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक मटेरियल की ज़रूरत होती है। कह रहा है कि सेवरल मेथड आर यूज टू होल्ड मेटल पार्ट्स। कुछ मेथड्स हैं जिनकी यूज से हम मेटल पार्ट्स को होल्ड करते हैं या फिर ज्वाइन करते हैं, जैसे कि रिविटिंग एक बात कर रहा है, रिविटिंग हो सकती है, बोल्टिंग हो सकती है, बोल्ट के थ्रू, नट बोल्ट के थ्रू, ब्रेजिंग करते हैं और बेल्डिंग भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस है जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग पार्ट्स को जोड़ सकते हैं और एक यूनियन बना सकते हैं, एक यूनिटी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन देख लीजिए। एयरक्राफ्ट आर नथिंग मोर देन अ मल्टीपल ऑफ पार्ट्स फ्लाइंग इन फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि जो भी एयरक्राफ्ट है ये मल्टीपल पार्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है। वाइल दिस ओल्ड सेइंग इज नॉट अ जोक, ये नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये फास्टनर्स आर ऑफन यूज टू असेंबल एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड असेंबलीज। कह रहा है कि जो भी फास्टनर्स है, जैसे हमने बोला कि एयरक्राफ्ट हार्डवेयर है, और एयरक्राफ्ट हार्डवेयर का जो टर्म है फास्टनर्स, इन फास्टनर्स में इंक्लूड हो रहे हैं सारी चीज़ें जैसे कि बोल्ट, रिबिट्स, नट बोल्ट्स, पिन्स, स्क्रू, ये सारी चीज़ें, वाशर्स, ये सारी चीज़ें एयरक्राफ्ट फास्टनर्स में आती हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट फास्टनर है इनका जो कह रहा है यूज़ हम अक्सर करते हैं असेंबल करने के लिए, एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं उनको असेंबल करने के लिए, और एक असेंबलीज क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इच फास्टनर्स इन एयरक्राफ्ट हैज एन कंसिडर्ड बाय डिजाइन इंजीनियर्स फॉर टाइप ऑफ लोड्स इट विल इनकाउंटर। हमने बताया कि हर एक फास्टनर का जो भी सिलेक्शन होता है कि कैसा फास्टनर चाहिए, वो कहाँ लगाना है उसे, या फिर किस जगह पे और कितना लोड उसे स्पेसिफाइड होना चाहिए, वो विद अंडरस्टैंड कर सके, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे ये फास्टनर्स का सिलेक्शन होता है। ओके, कह रहा है कि दिस रिक्वायर एन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंजीनियर बिहाइंड द फास्टनर्स चॉइस एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ इच फास्टनर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है कि जो भी एयरक्राफ्ट, जो भी इंजीनियर है उसका एक गहरे नॉलेज होना चाहिए, मतलब एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फास्टनर्स को सिलेक्ट करने में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जानने में कि कौन सा फास्टनर, अगर उसे पता होगा तभी तो वो करेक्ट स्पेसिफिकेशन का और करेक्ट फास्टनर्स को उसके स्पेसिफाइड स्पेस पे यूज करेगा। ओके, सो अभी ये आपको डिफाइन कर रहा है, ओनली फास्टनर से इंट्रोडक्शन करा रहा है। नेक्स्ट अभी इसके स्पेसिफिकेशन आ जाएंगे या फिर आइडेंटिफिकेशन आएगा, सो अभी देखेंगे। कह रहा है fasteners are manufactured to standard. Each country may have several organizations that set standard for aircraft hardware. There are many organizations that maintain international standard. कह रहा है कि जो फास्टनर्स होते हैं और जो मैन्युफैक्चर क्रिएट करते हैं उनके पास एक स्टैंडर्ड होती है और उसी स्टैंडर्ड के बेस पे ये फास्टनर्स क्रिएट हो रहे हैं। और कह रहा है कि अलग अलग कंट्रियां के पास अलग अलग अपने स्टैंडर्ड है, वो अपने स्टैंडर्ड के बेस पे फास्टनर्स को क्रिएट करते हैं। और कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जो कि मेनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं वो फॉलो करते हैं इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को। ओके, aircraft manufacturers choose fasteners based on variety of reason. Among other things, they are rely on this standard to select fastener with the correct properties for each installation. कह रहा है कि जितने भी एयरक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो करेक्ट प्रॉपर्टीज के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे वो फास्टनर्स को क्या करते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के फास्टनर को सिलेक्ट करते हैं या फिर फॉलो करते हैं एक तरह से। ये यही लाइन सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। द टेक्नीशियन इन फील्ड लर्न ऑफ दिस स्टैंडर्ड लार्जली थ्रू वर्किंग विद द वेरियस फास्टनर्स एयरक्राफ्ट एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हैव इंस्टॉल्ड। कह रहा है जो भी टेक्नीशियन होता है वो फील्ड में सीखता है कि कौन से स्टैंडर्ड का फास्टनर्स कहाँ यूज होता है, और ये इतना जल्दी उसे याद नहीं होता है, याद करने से बस नहीं होता है। ये कह रहा है कि एक तरह से ये एक्सपीरियंस है यूज करने का, स्पेसिफिकेशन का, और कहाँ कौन से फास्टनर्स को इंस्टॉल करना है, ये फील्ड में वो सीखता है। ओके,
देखिए दिस चैप्टर, ये पॉइंट देख लीजिए, दिस चैप्टर इज रिटेन विद द इंक्लूजन ऑफ हार्डवेयर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कह रहा है इस चैप्टर में जो भी इंक्लूड है फास्टनर्स वो किन के बेस पे हैं, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस ए के स्टैंडर्ड के बेस पे है। उसकी जो स्टैंडर्ड होगी एयरक्राफ्ट हार्डवेयर के लिए उसके बेस पे ये चैप्टर्स को बनाया गया है। एंड कह रहा है कि एज सच मेनी ऑफ स्टैंडर्ड यूज इन यूएस आर प्रेजेंटेड, बट एज इस टाइम कह रहा है कि अभी कई सारे स्टैंडर्ड आ गए हैं जो कि यूएस में यूज हो रहे हैं। कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ एयरक्राफ्ट इन अदर कंट्रीज में और मे नॉट यूज इन द सेम हार्डवेयर। कह रहा है कि अलग अलग जो कंट्रियां हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, वो अलग अलग हार्डवेयर स्टैंडर्ड या फिर हार्डवेयर की स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, अलग अलग फास्टनर्स का यूज करती हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्टैंडर्ड है। कुछ लोगों ने अपनी स्टैंडर्ड बनाई है, कुछ लोगों ने नहीं बनाई है, कुछ लोग अपना फॉलो करते हैं, कुछ दूसरों का फॉलो करते हैं। ये है, यही सारी चीज़ें, यहाँ तक वही सारी चीज़ों को बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो हम इस टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फॉर रिकॉग्निशन सम ऑफ यूएस स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आर लिस्टेड बिलो। कह रहा है कि कुछ यूएस जो स्टैंडर्ड है एयरक्राफ्ट हार्डवेयर की उनको, और कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनको यहाँ पे रिटेन किया है, आपको मेंशन किया है। देख लीजिए, जो एमएस होती है वो मिलिट्री स्टैंडर्ड होती है, एनएएस जो होती है वो नेशनल एरोस्पेस एंड स्टैंडर्ड होती है, एएन जो होती है वो आर्मी एयरफोर्स नेवी होती है। तो आपको जस्ट ये थ्री, आपको पूरे बुक में इन्हीं थ्री स्टैंडर्ड के बारे में मैक्सिमम मिलेगा, बाकी इन स्टैंडर्ड के बारे में आपको नहीं मिलेगा। आपको ये स्टैंडर्ड मिलेगा स्टील के लिए, ये स्टील के लिए हमने पढ़ा दिया था, और नॉन फेरस में हमने आपको बताया था एसआई स्टैंडर्ड क्या होती है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स इंजीनियर्स स्पेसिफिकेशन या फिर स्टैंडर्ड। तो ये स्टील के लिए होता है कि स्टील की स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसको प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो एस ए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है, मैक्सिमम स्टील से जो बने होते हैं। ओके, तो ऐसे ही जो होता है वो स्टील के नंबरिंग सिस्टम के लिए होता है कि स्टील से कोई भी पार्ट्स बनता है तो उसके स्टैंडर्ड ये ऐसे ही बताता है। ओके, सो अगर आपने फेरस का क्लास किया होगा तो हमने बताया था, आपको याद होगा। ओके, सो अभी आपको नेक्स्ट तीन स्टैंडर्ड मिलेंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, एमएस मिलिट्री स्टैंडर्ड, एनएस नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड, और एएन जो है वो आपका एयर फोर्स नेवल स्टैंडर्ड, ये मिलेगा। आईएसओ भी आपका कभी कभी आएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एएस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड है। एएसटीएम क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल। एएनएसआई क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। बीएसआई ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये काफ़ी सारे स्टैंडर्ड हैं यहाँ पे दिया गया है, जो कि 8 या 9 स्टैंडर्ड है यहाँ पे मेंशन है, जो कि आपकी जो बुक है ना उसमें आपको 3 स्टैंडर्ड मिलेंगे। ऐसे ही स्टैंडर्ड मिलेगा आपको, ऐसे ही मिलिट्री स्टैंडर्ड और 4 स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे। ऐसे ही स्टैंडर्ड मिलिट्री स्टैंडर्ड, एनएस स्टैंडर्ड जो है, और एएन स्टैंडर्ड है। ये इन्हीं स्टैंडर्ड पे आप ये पूरी बुक पे स्टडी करना है। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देख लीजिए, स्क्रू थ्रेड्स जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, स्क्रू थ्रेड्स। टू ऑफ मोस्ट कॉमन फास्टनर्स यूज इन एविएशन आर बोल्ट एंड स्क्रू। कह रहा है कि बहुत ही कॉमन से हैं जिनका मैक्सिमम एक तरह से यूज़ किया जाता है, जनरली जिनका ज़्यादा यूज होता है उन्हें हम कह देते हैं मोस्ट कॉमन में। एंड बोल्ट्स और स्क्रू के आफ्टर आपका रिबिट आ जाता है जो कि आपका यूज होता है। एंड दे आर सिमिलर इन दे आर बहुत हैव थ्रेड्स। ये कह रहा है कि इनमें कुछ सिमिलरिटी है जो हम अभी नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। एंड इनके थ्रेड्स में कुछ सिमिलरिटी है। थ्रेडेड फास्टनर नोमेनक्लेचर, ये थोड़ा आप समझ लीजिए कि ये कैसे है। जो भी थ्रेडेड फास्टनर्स हैं जिन पे थ्रेड्स कटे होते हैं उनके इनका नोमेनक्लेचर किया गया है। तो ये देखिए, ये जो एंगल होता है ना जिस पे ये थ्रेड्स कटी होती है, ये जो एंगल होता है ये थ्रेड एंगल होता है। ओके, और वन थ्रेड 2 थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो पिच होती है आपकी। और जो ये डिप सेक्शन होता है, डिप सेक्शन, ये क्या होता है आपका, डिप सेक्शन जो होता है वो रूट होता है। देखिए यहाँ पे दिया है डिप सेक्शन को रूट दिया है,
एंड जो टॉप सेक्शन होता है एक तरह से थ्रेड की जो शार्प पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। एंड ये जो थ्रेड्स कितने एंगल पे कटी हुई है, ये वाली बस वन साइड वाली एंगल आप देखेंगे तो इसे हेलिक्स एंगल ये कह रहा है। ओके, तो ये सारी थ्रेड्स की, ये जो भी थ्रेड्स है इसके नोमेनक्लेचर है। एंड नेक्स्ट नोमेनक्लेचर क्या है कि ये जो रूट टू रूट कितनी डिस्टेंस है, रूट टू रूट आप देखेंगे ये एक तरह से पैरेलल टू एक्सिस, नहीं परपेंडिकुलर टू एक्सिस आप देखेंगे, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो रूट टू रूट जो डिस्टेंस है उसे माइनर डायमीटर कहते हैं। एंड जो क्रस्ट टू क्रस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, मेजर डायमीटर। ओके, तो ये आपके नोमेनक्लेचर्स हैं। आपको ये समझ में आया? फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। मैंने ये बोला कि ये जो होती है, जो आपके ये क्रस्ट है, ये जो शार्प पॉइंट है थ्रेड का, इनके बीच के डिस्टेंस को हमने पिच किया, पिच कहा। ओके, एंड जो डेप्थ पॉइंट है इससे हम लोगों ने क्या कहा, रूट कहा। एंड क्रस्ट हमने बता दिया। और ये जो एंगल हो रहा है ना, ये क्रस्ट से क्रस्ट जो भी एंगल जो मिडिल इनके बीच बन रहा है, इन्हें हम क्या कह देते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू थ्रेड्स। ये जो टू थ्रेड्स है, मान लीजिए नंबर 1 थ्रेड से नंबर 2, इनके बीच में देखिए जो एंगल बन रहा है उसे थ्रेड एंगल कहा जाएगा। एंड ओनली वन एंगल, मतलब कि ओनली वन एंगल को हम टेक करते हैं तो ये कह रहा है कि ये हेलिक्स एंगल है, कि कितना ये बेंड है, एक तरह से कितने एंगल पे ये कटा है, वन साइड का एंगल बस ले रहा है, तो ये हेलिक्स एंगल हुआ। एंड हमने एक पॉइंट आपको बताया कि माइनर डायमीटर क्या है, कि ये जो रूट है, ये रूट है जो डेप्थ है और ये इसकी डेप्थ है, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस हो गया आपका, ये इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है रूट टू रूट, ये तो रूट हुआ ना डेप्थ वाला, डेप्थ को हम रूट कहते हैं और ये भी डेप्थ को रूट कहते थे। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते हैं माइनर डायमीटर। ओके, माइनर डायमीटर। एंड मैक्सिमम डायमीटर किसे कहते हैं, ये जो क्रस्ट है शार्प एज टू शार्प एज परपेंडिकुलर टू आपका एक्सिस, तो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, मेजर डायमीटर। ओके, क्लियर हुआ? ओके, इट्स गुड। सो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट का टॉपिक क्या है, हेलिक्स। मैंने ये कहा कि मान लीजिए कि ये जो थ्रेड कटी है, ओके, तो ये जो एंगल हो रहा है ना, ये ऐसा वाला, ये हेलिक्स एंगल है। ओके, और ये जो टोटल एंगल है ना वो क्या है, थ्रेड एंगल। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो स्क्रू थ्रेड्स के लिए थी। तो अभी इसमें स्क्रू एंड जो भी बोल्ट्स हैं, क्योंकि इनमें सिमिलरिटी होती है, स्क्रू पे भी ऐसे ही थ्रेड्स होते हैं जैसे कि बोल्ट पे होते हैं, तो इसलिए स्क्रू थ्रेड्स यहाँ पे ली गई है, उसका टॉपिक है। एंड इस अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि स्क्रू में एंड जो बोल्ट है उनमें डिफरेंस क्या है। तो ये जनरली इसी में आपको कवर करेगा, इसी स्टैंडर्ड में देख लेते हैं एक तरह से। इन जनरल स्क्रू डिफर फ्रॉम बोल्ट्स इन फॉलोइंग वेज, कह रहा है कि जनरली जो स्क्रू होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बोल्ट से। ओके, सो देख लेते हैं किस तरह से डिफरेंस होते हैं। स्क्रू यूजुअली हैव लोअर मटेरियल स्ट्रेंथ एंड लूजर थ्रेड फिट देन अ बोल्ट। कह रहा है कि जो स्क्रू होता है ना वो लोअर मटेरियल होता है, इसका मटेरियल जो होता है हाई स्ट्रेंथ का नहीं होता है, क्योंकि इस स्क्रू को एक तरह से स्ट्रेंथ विद स्टैंड करने के पर्पज से नहीं बनाया जाता है, वो बस छोटे छोटे पार्ट्स को होल्ड करने के लिए एक तरह से बनाया जाता है। ओके, वो उसका पर्पज ये नहीं होता है कि वो वेट को फील करेगा, उसका पर्पज ये नहीं होता है स्क्रू का। ओके, इसलिए इसे लोअर स्ट्रेंथ के मटेरियल से मेक करते हैं। और जो बोल्ट होता है उसे हायर, जिस तरह से उसे स्ट्रेंथ फील करना है, विद स्टैंड करना है, उसके अकॉर्डिंग उस मटेरियल से बोल्ट को बनाया जाता है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेटर स्ट्रेंथ होता है स्क्रू से। ओके, तो ये पॉइंट इसमें बताया है। एंड स्क्रू की होल्डिंग जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा नहीं होती है, वो लूजर थ्रेड फिटिंग जो करता है वो लूज फिट करता है, और ये जो बोल्ट होता है एक तरह से ये मीडियम फिट करता है। ओके,
ये हम अभी फिट की जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको बताएंगे कि आपके 3 क्लासिफिकेशन या 4 क्लासिफिकेशन है फिट के। तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बोल्ट का फिटिंग है। तो बोल्ट आपका मैक्सिमम मीडियम फिट के लिए यूज होता है, और ये जो स्क्रू होता है एक तरह से ये लूज फिट के लिए यूज होता है। तो ये इसका डिफरेंस इसमें बता दिया। The shank of screw are typically a threaded along its entire length without clearly defined grip। जैसे कि आपने बोल्ट देखा होगा, तो जब ये बोल्ट होता है ना, आप सुन रहे हैं? हेलो या तो ये जो आपका बोल्ट है ना, तो आपको पता होगा कि बोल्ट पे कुछ ये पार्ट्स छोटे होते हैं, फिर इस पे ये थ्रेड्स कटे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ओके, कुछ पार्ट्स, ये जो सैंक होता है, हाँ उसे हम ग्रिप लेंथ, हाँ उसे ग्रिप लेंथ ही बोलते हैं। तो ये जो पार्ट्स है यहाँ पे छोड़ा गया है ना इसको, तो ये डिफाइंड है, तो इसे हमने कह दिया ग्रिप लेंथ। ओके, तो जब इसे हमने डिफाइन कर दिया कि हाँ ये कितना छोड़ना है, और तो अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग प्लेस के लिए, या फिर एयरक्राफ्ट में स्पेसिफिकेशन के लिए अलग अलग हम इस बोल्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसा हमें ग्रिप लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इस बोल्ट्स का यूज़ करते हैं। तो ये एक डिफाइंड पोर्शन है। ओके, जैसे आप कह रहे हैं ग्रिप लेंथ। ओके, लेकिन जो स्क्रू होता है ना, स्क्रू में ऐसा कोई ग्रिप लेंथ डिफाइन नहीं होता है। स्क्रू में क्या होता है, ऐसा कोई ग्रिप लेंथ डिफाइन नहीं होता है। तो ये आपका ये कह रहा है कि इसमें कोई क्लियरली डिफाइन नहीं होता है स्क्रू में ग्रिप लेंथ। तो ये आपका एक डिफरेंट हो गया, सेकेंड डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट स्क्रू थ्रेड्स इनटू द मटेरियल दे आर इंटेंडेड टू फास्टन एंड डू नॉट यूटिलाइज द नट। जो भी स्क्रू होता है ना, उसको फास्टन करने के लिए, या फिर उसका जब भी हम होल्ड करते हैं, उसका जब यूज करते हैं स्क्रू का, तो क्या होता है कि इसको होल्ड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा और नट की यूज नहीं करना पड़ता है, जैसे कि बोल्ट में हमें यूज करना पड़ता है। बोल्ट में हमें एक नट चाहिए। ओके, बोल्ट में हमें नट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक नट है। सो ये नट्स के थ्रू ये फिटिंग करता है, अदरवाइज ये बोल्ट किसी काम का नहीं है। अगर आप नट के बिना इसकी असेंबली कंप्लीट नहीं होती है बोल्ट की। बट ये कह रहा है कि ये सिंगल असेंबली होता है स्क्रू एक तरह से, इसके लिए कोई बोल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी कभी फीमेल रिसेप्टेकल का यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा होगा, देख लेते हैं। इसमें नहीं लिखा है, बट आप लोग याद रखेंगे कि जो स्क्रू होता है, वैसे मैं आपको नोट्स दूंगा तो उसमें सारे अच्छे से डिफरेंस लिख के दूंगा कि स्क्रू के लिए हम लोग कभी कभी फीमेल रिसेप्टिकल होता है, आपने देखा होगा, फीमेल रिसेप्टिकल का यूज किया जाता है कभी कभी। आप लोगों के घर में जैसे कि स्टेबलाइजर वगैरह आए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, या फिर इन्वर्टर वगैरह होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्रू जो होता है ना, उसके साथ एक छोटा सा वॉशर टाइप लगा होता है राउंड का, तभी वो स्क्रू को फिट किया गया होता है। आप लोगों ने देखा है? हेलो या तो रिब नट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। रिब नट जो भी है, ये सारी आइडेंटिफिकेशन आएंगी, इनके टाइप्स आएंगे। तो मैं ये अभी स्क्रू का मैं बता रहा था कि हाँ सबका आइडेंटिफिकेशन है आपका। अभी नेक्स्ट वही, तो अभी हमें अभी स्टार्ट किया है ना, अभी हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है इसमें, सारी चीज़ें। तो वही हमने बताया कि स्क्रू को होल्ड करने के लिए या फिर फिट करने के लिए एक्स्ट्रा नट की ज़रूरत नहीं है, बट बोल्ट को असेंबल करने के लिए आपको नट की ज़रूरत हो जाती है। ओके, विदाउट ये नट ये तो इसकी असेंबली कंप्लीट नहीं होती है। स्क्रू के साथ हमने जैसे बताया कि फीमेल रिसेप्टेकल होता है, उसका यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया, तो उसे हम फीमेल रिसेप्टेकल कहते हैं, जिसके साथ स्क्रू यूज होता है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये नोमेनक्लेचर कह रहा है कि नेक्स्ट इलस्ट्रेट द नोमेनक्लेचर ऑफ बोल्ट इज जनरली सेम एज ए स्क्रू। ये आप देख सकते हैं कि ये जो नोमेनक्लेचर किया गया है, ये जनरली स्क्रू के सेम ही है। ओके, यहाँ पे ये जो नोमेनक्लेचर किया गया है वो स्क्रू के सेम है। जैसे कि ये हेड है, स्क्रू में भी आपका हेड है। ओके, ये आपकी रेडियस है, तो इसका भी कुछ रेडियस है। ओके, इसका ग्रिप लेंथ है, बट देखिए स्क्रू में डिफाइंड ग्रिप लेंथ नहीं होता है। ओके, तो ये इसका डिफरेंट हो जाता है। इसमें नट, देखिए इसमें नट की नीड है, इसमें कोई ऐसा नीड नहीं है। जनरली इसको नीड नहीं है किसी भी चीज़ की। विदाउट ओनली एक ये सिंगल असेंबली होता है जो भी स्क्रू है।
नेक्स्ट क्या है, इसका थ्रेड है, इसके पास भी थ्रेड है। ओके, इसका थ्रेड लेंथ तो सारे नोमेनक्लेचर एक तरह से सेम है, कुछ अलग चीज़ें नहीं है। बस नट में क्या है, बोल्ट में क्या है कि इसमें एक नट एक्स्ट्रा, इसकी असेंबली फाइनल तभी होगी जब इसके पास इसका नट होगा बोल्ट का। एंड स्क्रू के लिए कोई ऐसा नहीं है, ये एक सिंगल असेंबली है एक तरह से आप कह सकते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक टॉपिक है, पॉइंट ये भी है आपका, डिफरेंस ये है कि हम नट को, जो बोल्ट होता है ना, बोल्ट का हेड जो होता है ना, ये इस पर्पज से नहीं बनाया जाता है कि आप इसको होल्ड करके या फिर इसके हेल्प से आप इसको टाइट करेंगे। इसके हेल्प से आप टाइट नहीं करेंगे, इसका हेड का पर्पज ये नहीं होता है। इसे आप टच भी नहीं करना है या फिर रेंच से या फिर कुछ भी, इसको बस होल्ड करना है। अगर आप रेंच का यूज कर रहे हैं तो इसको बस आप होल्ड करेंगे, लेकिन इसको नहीं आप रोटेट करोगे। ये जो हेड है, बोल्ट का जो हेड है, इसको रोटेट आप नहीं करोगे। रोटेट आप करोगे किसको, नट को। नट के थ्रू आप इसे टाइट करोगे। ओके, बट स्क्रू में क्या होता है, आप इसके हेड का ही यूज करते हो। ओके, आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है तो आप उसके वजह से, उसके हेड के हेल्प से ही आप इसे टाइट करते हो। ओके, या फिर रोटेट करते हो। तो ये आपका एक डिफरेंस होता है, लेकिन आप बोल्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। उसका हेड होल्डिंग पर्पज के लिए बनाया गया होता है, ना कि उसके टाइट पर्पज के लिए या फिर रोटेट करना। उसको नहीं आपको रोटेट करना है या फिर उसके हेल्प से आपको टाइट नहीं करना है। तो आपको नट का यूज, नट के हेल्प से आपको इसको असेंबली को टाइट करना है, ना कि हेड का। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है शायद, नोट दैट देयर आर सेवरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर स्क्रू सच एज अ मशीन स्क्रू दैट आल्सो यूजेज अ नट लाइक अ बोल्ट। कह रहे कुछ स्क्रू ऐसे हैं जिनका जो क्या कर सकते हैं, जैसे कि मशीन स्क्रू का ये एग्जांपल दे रहा है, उनके पास भी एक बोल्ट होता है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पे इसे आप याद रख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्क्रू होंगे जो नट्स का यूज करेंगे। जनरली स्क्रू के कोई नट नहीं होता है। ओके, आल्सो नोट फर्दर एक और पॉइंट कह रहा है, लेंथ ऑफ काउंटर संक स्क्रू इज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड। एक और नोट करने वाली ये पॉइंट है कि यहाँ पे जो काउंटर संक, ये काउंटर संक स्क्रू है, इसकी लेंथ अगर बतानी है तो इसकी जो हेड है ना, यहाँ से इसकी नोक तक इसकी हम लेंथ को मेजर करते हैं। ओके, तो ये आपकी एक एडिशनल पॉइंट में कह रहा है नोट में। आवाज आ रही है आप दोनों को? हेलो, ओके। देन हम इसकी आइडेंटिफिकेशन को पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन में देख लीजिए, मोस्ट ऑफ आइटम ऑफ एयरक्राफ्ट हार्डवेयर आर आइडेंटिफाई स्पेसिफिकेशन नंबर और ट्रेड नेम। थ्रेडेड फास्टनर्स आर रिवेट यूजुअली आइडेंटिफाइड बाई एयर फोर्स नेवी। जैसे कि ये हमने कहा था कि ये कह रहा है कि मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट हार्डवेयर है वो आइडेंटिफाइड होते हैं स्पेसिफिकेशन, उनका जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर उनका जो ट्रेड नेम होता है, व्यापार में जो उनके नेम्स यूज किया जाता है उनके अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई होते हैं। एंड जो थ्रेडेड फास्टनर्स हैं, जैसे कि थ्रेडेड फास्टनर्स क्या हो गए, थ्रेडेड फास्टनर्स में आपके दो आ गए। आपका ये एक नट आ गया, जो बोल्ट नट है वो आ गया असेंबली, और आपका स्क्रू आ गया। यही तो आपके जो दो हैं जो थ्रेडेड फास्टनर है। नेक्स्ट आपका जो फास्टनर्स आ जाता है, रिबिट होता है, तो वो थ्रेडेड तो होता नहीं है। सो ये बस जो थ्रेडेड फास्टनर के इंक्लूडिंग है ये है, और ये जो रिबिट होता है वो नॉन थ्रेडेड फास्टनर्स होता है। ओके, तो थ्रेडेड फास्टनर एंड जो रिबिट है वो यूजुअली कह रहा है कि आर्मी नेवी नहीं, एयरफोर्स नेवी में आइडेंटिफाइड होते हैं। ओके, जनरली आपके इसमें एयरफोर्स नेवी में, मतलब या फिर कह सकते हैं AN स्टैंडर्ड में थ्रेडेड फास्टनर एंड रिबिट्स आपका स्पेसिफाइड होता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि इस चैप्टर्स में आपको AN स्टैंडर्ड, मिलिट्री स्टैंडर्ड आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके, और NAS स्टैंडर्ड बहुत कम मिलेगा आपको। मैक्सिमम AN स्टैंडर्ड और मिलिट्री स्टैंडर्ड ही मिलेगा, और स्टील के लिए SAE स्टैंडर्ड, जो कि मैंने फेरस में हमने आपको बता दिया है। अब देख लीजिए यहाँ पे, एंड कह रहा है कि ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड होती हैं। तो देखिए ये तीनों स्टैंडर्ड इसमें बताए गए, जो भी हमने आपको बताया कि ये तीन ही स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे बुक में।
NS स्टैंडर्ड देखिए ये भी कह रहा है कि वो जो आपके थ्रेडेड फास्टनर एंड रिबिट है वो आइडेंटिफाइड हो सकते हैं AN स्टैंडर्ड में, NAS स्टैंडर्ड में एंड आपके मिलिट्री स्टैंडर्ड में। तो यही जो 3 स्टैंडर्ड है जो आपके मेन एक तरह से इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जिनमें ये आइडेंटिफाइड है। नेक्स्ट ये कह रहा है, ये लाइन आप देख लीजिए, क्विक रिलीज फास्टनर्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा इस नेक्स्ट आपको ये टॉपिक मिलेगा। क्विक रिलीज जो फास्टनर्स है यूजुअली आइडेंटिफाइड होते हैं फैक्ट्री ट्रेड नेम, जो उनका ट्रेड नेम या फिर जो उनका व्यापार होता है एक तरह से उनके नेम के अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफाइड होते हैं, या फिर उनके साइज डिजाइनेशन होता है, मतलब साइज के अकॉर्डिंग उन्हें हम क्लासिफाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थ्रेडेड फास्टनर्स है, मतलब से कि इसमें बोल्ट एंड स्क्रू की अबाउट ही इसमें वही सारी चीज़ें फिर से दी गई होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फास्टनिंग डिवाइस अलाउ क्विक डिसेंबलिंग और रिप्लेसमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट पार्ट्स दैट मस्ट बी टेकन अपार्ट एंड पुट बैक टुगेदर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। कह रहा है कि काफ़ी सारे अलग अलग तरह के फास्टनिंग डिवाइस हैं। फास्टनिंग डिवाइस मीन्स जो इन फास्टनर्स का यूज़ करके क्यूक मतलब कि जल्दी डिसमेंटलिंग कर सकता है, मतलब कि वो उन पार्ट्स को जल्दी से जल्दी डिसमेंटल कर सकता है और जल्दी से जल्दी क्या कर सकता है, रिप्लेसमेंट कर सकता है या फिर उन्हें फिर से असेंबल कर सकता है, मतलब कि कुछ इंटरवल में हाँ क्विक रिलीज फास्टनिंग डिवाइस कह सकते हैं उसे। और जो फास्टनर्स होते हैं जो क्विक रिलीज होते हैं उन्हें क्विक रिलीज फास्टनर कहेंगे, और वो डिवाइस जिनका यूज करेंगे तो उन्हें हम क्विक रिलीज फास्टनिंग डिवाइस कहेंगे। ओके, या फिर उनके असेंबलिंग डिवाइस। ओके, तो ये एक पॉइंट कह रहा है, रिबिटिंग और बिल्डिंग दिस पार्ट्स इस टाइम दे आर सर्विस्ड वुड सून वीकेन और रून द जॉइंट। कह रहा है कि जो रिबिटिंग होता है और बिल्डिंग होता है ये कि कुछ ही कह रहा है कि ये सुन वीकेंड ये जो सर्विस होता है ना, या फिर ये इसका जो एक तरह से यूज हम कर रहे हैं रिबिट और वेल्डिंग का, ये क्या कह रहा है कि बहुत जल्दी क्या हो जाता है, इसका जो सर्विस है जो ये हेल्प कर रहा है फास्टिंग में, उस तरह से कह रहा है कि इनका जो सर्विस है जल्दी क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है एंड रून हो जाता है, ज्वाइंट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। फर्दर मोर ये कह रहा है, सम ज्वाइंट्स रिक्वायर ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्टीफन देन रिबिट्स कैन प्रोवाइड। कह रहा है कि कुछ ज्वाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्टिफन चाहिए, स्टिफनेस को भी सह सकते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा हो, देन रिबिट कैन प्रोवाइड, तो जो रिबिट के अलावा प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए रिबिट क्या होता है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को विद स्टैंड करने के लिए नहीं बनाया गया होता है। सो रिबिट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है थोड़ी कम होती है बोल्ट के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो। रिबिट की जो स्ट्रेंथ होती है ना, मान लीजिए रिबिट है, इसके दोनों तरफ हेड फॉर्म्ड हो जाते हैं, एक सॉफ्ट हेड होता है, एक एक्चुअली फॉर्म्ड हेड होता है जो कि बन के आता है मैन्युफैक्चरर से। तो रिबिट पे जो फोर्स एक्ट होता है ना वो एक शियर फोर्स होता है। ओके, ऐसे वाला मैंने सेकेंड क्लास में बताया था आपको फेरस के। तो ये जो होता है ना ये शियर फोर्स होता है। ओके, जो कि एक तरह से अपोजिट फोर्स है, एक तरह से टॉर्क टाइप आप समझ सकते हैं। ओके, तो एक शियर फोर्स होता है, रिबिट पे एक्ट होता है, क्योंकि मान लीजिए ये दो प्लेट अगर ज्वाइंट करना है तो ऐसे ही ज्वाइंट होगा। ओके, तो ये रिबिट होगा, तो ये प्लेट इधर मोशन करना चाहेगा, ये प्लेट इधर मोशन करना चाहेगा, या फिर ये इधर है ये इधर। तो देखिए दोनों में क्या है, एक दूसरे से अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसे हम शियर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए रिबिट का, वो शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, रिबिट टेंसाइल स्ट्रेंथ को विद स्टैंड करने के लिए नहीं बनाया गया होता है। जो बोल्ट्स होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों के लिए बोल्ट्स है। ओके, तो कह रहा है कि कुछ फास्टनर्स ऐसे हैं जो रिबिट से अच्छे टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं और स्टीफन होते हैं, जहाँ पे इनका हम यूज़ करेंगे अगर रिक्वायरमेंट है, अगर ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ के और स्टीफन की, तो उन रिबिट के अलावा उनका हम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, बोल्ट एंड स्क्रू आर टू टाइप ऑफ फास्टनिंग डिवाइस विच गिव द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी ऑफ अटैचमेंट एंड रिजिडिटी। कह रहा बोल्ट और स्क्रू जो है ना ये एक ऐसे फास्टनिंग डिवाइस है जो जैसा हमें रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि हमारा पर्पज होता है कि हमें कितनी सिक्योरिटी चाहिए, कितनी रिजिडिटी चाहिए उस असेंबली में, वो ये हमें प्रोवाइड करते हैं। ओके,
जनरली बोल्ट आर यूज्ड वेयर ग्रेट स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। हमने कहा ना कि जो बोल्ट होता है ऑलवेज ग्रेट स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, तो इसने ये बोला कि जो बोल्ट्स होता है वो ग्रेटर स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, जहाँ पे ग्रेटर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है। ओके, एंड स्क्रू जो होता है ना वो वहाँ यूज होगा जहाँ पे जो स्ट्रेंथ होता है ना वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। मतलब स्क्रू एक तरह से स्ट्रेंथ को विदस्टैंड करने के लिए या फिर लोड को विदस्टैंड करने के लिए नहीं बनाया जाता है। एक तरह से ये बस एक फास्टनिंग डिवाइस है जो होल्डिंग का बस काम करता है। ओके, छोटे छोटे जो असेंबली होते हैं उनके लिए इन स्क्रू का यूज हम लोग करते हैं, ना कि स्ट्रेंथ जहाँ पे ग्रेटर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है या फिर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है वहाँ यूज हम इसका स्क्रू का नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है बोल्ट एंड स्क्रू आर सिमिलर इन मेनी में। कह रहा है कि बोल्ट और स्क्रू जो कि सिमिलर है कुछ वे में, जैसे कि ये कह रहा है दे आर बोथ यूज्ड फास्टनिंग और होल्डिंग, जैसे कि ये दोनों फास्टनिंग और होल्डिंग के ही काम में आते हैं। एंड इच हैज अ हेड, जैसे कि हमने सिमिलरिटी आपको बताई और डिसिमिलरिटी भी आपको हमने पीछे हमने प्रीवियस में अभी आपको बता दिया है। वही ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि जैसे कि दोनों का हेड होता है एंड दोनों के पास थ्रेड्स होते हैं, and regardless of this similarity there are very different several different between two type of functionals। कह रहा है कि ये सिमिलरिटी होने के बावजूद भी इनके पास कुछ अलग अलग डिसिमिलरिटी भी हैं जो कि हमने अभी आपको बता दी है। जैसे कि इसका थ्रेडेड एंड जो होता है बोल्ट का वो क्या होता है, ब्लंट होता है, ऐसे होता है। ये मान लीजिए ये बोल्ट है, इसका हम मान लीजिए ये बोल्ट है, ये बोल्ट और ये थ्रेडेड है। ओके, तो ये जो थ्रेडेड है तो वो मैंने कोई स्पेसिफिकेशन इसके लिए नहीं रिक्वायरमेंट की है, बस मैं एक सिंपल सा एक बोल्ट में आपको डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने ये जो बोल्ट बनाया, मान लीजिए कोई एक ये बोल्ट है, वो किसी टाइप का भी हो सकता है, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ बस। तो इसका जो बॉटम देखिए ना, बॉटम पोर्शन जो इसका सैंक है ये क्या है, ब्लंट होता है। हेलो, हाँ हाँ, आई एम नॉट रिकॉग्नाइज इट। ओके, आई विल टोल यू आफ्टर दैट। ओके, सो जब हम इसकी अभी आइडेंटिफिकेशन सब करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। ओके, आई थिंक इट। ओके, सो हमने ये बताया कि जो भी ये बोल्ट है ना, मान लीजिए जो भी एक ये सिंपल सा कोई भी बोल्ट है एंड इस बोल्ट का जो थ्रेडेड है, थ्रेडेड एंड जो है इसका एंड देखिए, बॉटम एंड जो सैम का एंड है वहाँ पे क्या होता है, इसका ब्लंट होता है। लेकिन जो स्क्रू होता है ना वो उसका ब्लंट नहीं होता है। स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू मान लीजिए अगर ये कोई स्क्रू है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, शार्प एक तरह से होता है। जैसे कह रहा है ये कि ब्लंट हो भी सकता है, कभी कभी ब्लंट भी हो सकता है, या फिर ये पॉइंटेड होता है एक तरह से। ओके, ये पॉइंटेड होता है। सो ये एक डिफरेंट है जो कि हमने प्रीवियस में आपको बता दिया था। सो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द थ्रेडेड एंड ऑफ, ये वाला लाइन, द थ्रेडेड एंड ऑफ बोल्ट यूजली हैज अ नट स्क्रू ऑन टू इट टू कंप्लीट असेंबली। हमने कहा कि बोल्ट जो भी होता है, बोल्ट की असेंबली को कंप्लीट करने के लिए हमें एक नट की नीड है। ओके, नट की नीड है जो इसकी असेंबली को कंप्लीट करेगा। बट जो स्क्रू होता है ना उसके थ्रेडेड एंड के फिट करने के लिए एक फीमेल रिसेप्टिकल का यूज होता है, या फिर इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। मतलब जनरली फीमेल रिसेप्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे फिट कर सकते हैं। ये लिख रहा है इट मे फिट डायरेक्टली इनटू मटेरियल बीइंग सिक्योर्ड। जिन्हें हमें होल्ड करना है वहाँ पे हम इसे सिक्योरिटी के लिए यूज कर देते हैं। कभी कभी हमें फीमेल रिसेप्टिकल का यूज करना पड़ता है, मतलब इसकी असेंबली को कंप्लीट करने के लिए स्क्रू के लिए कभी कभी फीमेल रिसेप्टिकल जो होता है उसका यूज करना पड़ता है। और जो कि बोल्ट विदाउट, बोल्ट जो है वो विदाउट अ नट के तो ये इसका वर्क नहीं चलेगा, इसकी असेंबली कंप्लीट नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है जो कि मैंने प्रीवियस में आपको ये भी बता दिया था। अब मुझे लगा था ये लाइंस नहीं दी हुई हैं, लेकिन ये देखिए लेटर बाद में ये लाइंस दी हुई हैं इसमें, जो मैं कह रहा था कि अपना में देख सकते हैं वही लाइंस है जो इसमें लेटर थोड़ी बाद में दी हुई है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, अ बोल्ट हैज अ फेयरली शॉर्ट थ्रेडेड सेक्शन। वही फिर से डिफरेंस डिसिमिलरिटी ये बता रहा है यहाँ पे कि जो बोल्ट होता है उसके पास थ्रेडेड सेक्शन क्या होता है, शॉर्ट होता है, बट एंड क्या होता है, कंपेरेटिवली ग्रिप लेंथ इसका लॉन्ग होता है, या फिर अनथ्रेडेड पोर्शन इसका होता है बोल्ट के पास। बोल्ट के पास शॉर्ट थ्रेडेड सेक्शन होता है और अनथ्रेडेड पोर्शन इसका ज़्यादा होता है, जबकि स्क्रू जो होता है उसके पास जो थ्रेडेड सेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है और इसके पास कोई ग्रिप लेंथ डिसाइड नहीं है। ओके, तो ये आपका एक मेजर डिफरेंट हो जाता है। अब बोल्ट असेंबली इज टाइटन बाय टर्निंग द नट ऑन द बोल्ट। जैसे कि हमने कहा कि जो बोल्ट का हेड होता है वो इस पर्पज से नहीं बनाया जाता है कि आप उसे टर्न करोगे टाइटिंग के लिए, टाइट करने के लिए, उसका यूज हमें नहीं करते। हम नट की हेल्प से क्या करते हैं, बोल्ट या फिर बोल्ट जो असेंबली है उसे हम टाइटन करते हैं। बट यहाँ पे जो स्क्रू है, स्क्रू का हम हेड को ही टर्न करके इसे हम टाइटन करते हैं। ओके, तो ये आपका एक डिफरेंस था। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हेन इट बिकम नेसेसरी टू रिप्लेस एयरक्राफ्ट फास्टनर, अ डुप्लीकेट ऑफ ओरिजिनल फास्टनर शुड बी यूज। कह रहा है कि जब कभी नेसेसरी हो जाए कि एयरक्राफ्ट फास्टनर्स का यूज रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, तो हम कभी कभी डुप्लीकेट फास्टनर्स का भी हम यूज कर सकते हैं, इफ एट ऑल पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो देन। अदरवाइज वहाँ पे, अदरवाइज अगर पॉसिबल नहीं है तो हम डुप्लीकेट फास्टनर्स का यूज नहीं करेंगे। कह रहा है इफ डुप्लीकेट फास्टनर्स आर नॉट अवेलेबल, एक्सट्रीम केयर एंड कॉशन मस्ट बी यूज्ड इन सिलेक्टिंग सब्स्टिट्यूट्स। कह रहा है कि अगर ये डुप्लीकेट फास्टनर्स अगर अवेलेबल नहीं हैं, सो हम कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रख करके कोई अलग फास्टनर्स का हम यूज कर सकते हैं। ये सारी लाइन यहाँ पे आपको दी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आ जाता है बोल्ट, स्टड एंड स्क्रू। अब इनकी पूरी क्लासिफिकेशन होगी। अब हम सारे इनके अबाउट में जानेंगे कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, तो इनकी क्लासिफिकेशन आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड क्लासेस ऑफ फिट भी यहाँ पे हम इस टॉपिक्स में हम समझेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, देख लीजिए, एयरक्राफ्ट बोल्ट, स्क्रू, नट्स आर थ्रेडेड इन नेशनल अमेरिकन नेशनल कोर्स या फिर एनसी थ्रेड सीरीज जिसे कहते हैं, या फिर द एनएफ नेशनल अमेरिकन नेशनल फाइन थ्रेड जिसे एनएफ थ्रेड कह सकते हैं, या फिर यूएनएफ अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिफाइड थ्रेड, या फिर हम कह सकते हैं यूएनएफ अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिफाइड फाइन थ्रेड्स। तो ये आपके चार स्टैंडर्ड हो गए, एनसी, एनएफ, यूएनसी, यूएनएफ, ये आपके चार स्टैंडर्ड हो गए। ओके, ये अमेरिकन नेशनल कोर्स, अमेरिकन नेशनल फाइन थ्रेड, यूनिफाइड अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिफाइड कोर्स हुआ, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिफाइड फाइन थ्रेड हुआ। तो ये चार आपके आइडेंटिफिकेशन हो गए जिनमें आपको बोल्ट, स्टड एंड स्क्रू को क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफाइड करते हैं। ओके, तो ये आपके चार स्टैंडर्ड हो गए जो यहाँ पे गिवन है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसी टॉपिक में आपके क्लासेस ऑफ फिट्स भी हैं, अभी ये भी कवर हो जाएंगे आपका। देख लीजिए, नेशनल सीरीज, ये वाला जो लाइन है, नेशनल सीरीज एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिफाइड सीरीज, मतलब कि जो नेशनल सीरीज थी एनसी एनएफ, ये नेशनल सीरीज हो गई, और यूएनसी यूएनएफ, इनमें कह रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन द इंच सीरीज दैट शुड बी पॉइंटेड आउट, इनमें कुछ पॉइंट जो कह रहा है आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, इन द 1 इंच डायमीटर साइज द एनएफ थ्रेड स्पेसिफाइज 14 थ्रेड पर इंच एंड यूएनएफ थ्रेड स्पेसिफाइज 12 थ्रेड्स पर इंच। मतलब कह रहा है कि इंच सीरीज में और इन दो सीरीज में, ये जो नेशनल सीरीज हो गया, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिफाइड सीरीज हो गया, तो इनमें डिफरेंस इतना है कि जो एनसी सीरीज है, एनएफ सीरीज, ये जो सीरीज है नेशनल सीरीज में क्या कह रहा है कि 14 थ्रेड्स पर इंच होते हैं, 1 इंच में आपका 14 थ्रेड्स कट हुआ होगा। एंड जो यूएनएफ सीरीज है, ये आपका अमेरिकन यूनिफाइड सीरीज है, अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिफाइड सीरीज, इसमें आपके 12 थ्रेड्स कट हुए होंगे। ओके, तो ये आपका ये डिफरेंस है, मतलब कि थ्रेड्स के अकॉर्डिंग इन दोनों में डिफरेंस आपको बता रहा है। नेक्स्ट कह रहा है बोथ टाइप
strips are designated by number time include threads rotate in 1 inch length of given diameter bolt or screw। कह रहा है कभी कभी इन दोनों ये जो दोनों स्पेसिफिकेशंस हैं या फिर ये जो स्टैंडर्ड है इनको हम इस बेस पे भी डिफरेंट करते हैं। किस बेस पे? ये बता रहा है कि टाइम्स द इंक्लाइन थ्रेड्स रोटेट अराउंड 1 इंच, मतलब कि 1 इंच में कितना ये थ्रेड रोटेट हुआ। वो कह रहा है कि मतलब 1 टाइम में ये थ्रेड का रोटेशन कितना हुआ, तो इसके बेस पे भी ये डिफाइन कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग भी डिफाइन करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये दिया है कि 428 थ्रेड्स इंडिकेट 1/4 इंच डायमीटर बोल्ट हैज 28 थ्रेड्स इन वन स्टिच इट्स थ्रेडेड लेंथ। ओके, ये एक आपका थोड़ा सा एग्जांपल्स है जो कि नो नीड। एंड नेक्स्ट आप देख लीजिए, थ्रेड्स आर आल्सो क्लासिफाइड, ये वाले टॉपिक, थ्रेड्स आर आल्सो क्लासिफाइड डिजाइनेटेड बाई क्लासेस ऑफ फिट्स। देखिए थोड़ा सा मैं प्रीवियस का थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से कि देखिए जो भी एयरक्राफ्ट ये है बोल्ट स्टड एंड स्क्रू है, इनको क्लासिफाई दो तरह से किया गया। आपके एक अमेरिकन नेशनल जो सीरीज है उसमें, और एक यूएनएफ जैसा यूएन सीरीज हम कह सकते हैं कि अमेरिकन यूनिफाइड नेशनल सीरीज जो है, तो ये दो सीरीज हो गए हैं। तो एएन सीरीज अमेरिकन नेशनल में दो सीरीज थे, एनसी और एनएफ, और यूनिफाइड जो अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिफाइड सीरीज है इसमें भी दो सीरीज है, यूएनसी यूएनएफ। तो ये इनमें हम कह रहा है कि इनमें हम इन थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, ये थ्रेड्स की सीरीज है कि थ्रेड्स की कटिंग कैसी होती है, कैसे कैसे इनके आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो तो ये थ्रेड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं ये आपकी ये स्टैंडर्ड है। और किन के थ्रेड्स के लिए स्टैंडर्ड है? बोल्ट स्टड एंड स्क्रू पे जो थ्रेड्स कट हुए होते हैं उनकी ये स्टैंडर्ड है, ये जो आपकी दी हुई है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। हेलो, आपको या नेक्स्ट आप देख लीजिए, जो मैं टॉपिक कह रहा था कि थ्रेड्स आर आल्सो डेजिग्नेटेड बाय क्लास ऑफ फिट। जो भी थ्रेड्स हैं उनको कह रहा है कि हम थ्रेड्स को, एक तो ये सीरीज थे, इन सीरीज के बेस पे भी हमने डिफाइन कर लिया, जैसे कि अमेरिकन नेशनल सीरीज था और अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिफाइड सीरीज था, ये दो सीरीज थे। इन दोनों सीरीज के दो दो पार्ट थे, जैसे अमेरिकन नेशनल सीरीज के लिए एनएफ था और एनसी था, और अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिफाइड के लिए यूएनएफ था एंड यूएनसी था। तो इनके बेस पे हम लोगों ने थ्रेड्स को क्लासिफाइड किया। एंड कह रहा है कि इन थ्रेड्स के को हम क्लासेस ऑफ फिट्स के बेस पे भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये क्लासेस ऑफ फिट्स क्या हैं, ये मैं आपको प्रीवियस बोल रहा था, तो देख लीजिए इसमें क्या है। द क्लासेस ऑफ थ्रेड्स इंडिकेट टॉलरेंस अलाउड इन मैन्युफैक्चरिंग। टॉलरेंस आप समझते हैं? हाँ, तो ये कह रहा है कि जो क्लासेस ऑफ फिट्स है ना, हाँ, तो जो क्लासेस ऑफ थ्रेड है ना, इसको हम टॉलरेंस के अकॉर्डिंग भी इन्हें हम क्या करते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 क्लासेस ऑफ थ्रेड्स हैं एक तरह से। देखिए फर्स्ट जो क्लासेस ऑफ है वो फर्स्ट क्लास है जिसे हम कहते हैं लूज फिट। तो हमने बताया था कि जो आपका स्क्रू होता है ना, वो जनरली आपका इसी में होता है, स्क्रू जो होता है वो लूज फिट में होता है। ओके, जो जो सेकेंड होता है वो क्लासेस ऑफ फिट एक तरह से ये है फ्री फिट है, एंड थर्ड जो होता है मीडियम फिट होता है, एंड क्लास 4 जो होता है उसे हम क्लोज फिट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है एयरक्राफ्ट बोल्ट्स आर मेनली मैन्युफैक्चर्ड इन द क्लास 3 मीडियम फिट, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि जो एयरक्राफ्ट बोल्ट्स होते हैं वो जनरली आपके मीडियम फिट के बेस पे ही वो उन्हें हम बनाए गए होते हैं। ओके, एंड क्लास 4 फिट के लिए कह रहा है रिक्वायर अ रिंच टू टर्न द नट ऑन टू अ बोल्ट। जो क्लास 4 फिट के जो भी नट या बोल्ट की असेंबली होती है उनको अगर हमें टाइटन करना है तो विदाउट रेंच के हम नहीं कर सकते। मतलब बोल्ट को अगर टर्न करना है तो आपको रेंच की नीड पड़ेगी क्लास 4 में, मतलब कि एक तरह से इसीलिए इसका टाइट फिट भी कहते हैं या फिर इसे हम क्लोज फिट कहते हैं। ओके, आपके पास समझ में आई? ओके, वेरेज जबकि कह रहा है क्लास 1 फिट कैन इजिली बी टर्न्ड विद फिंगर्स। जबकि कह रहा है क्लास 1 फिट में अगर कोई डिजाइनेटेड फास्टनर्स है तो उसको हम फिंगर से भी टर्न करते हैं, हम उसे टाइट कर सकते हैं। ओके, जनरली कह रहा है कि इस क्या कह रहे हैं?
देखिए जैसे कि आपने कुछ बोल्ट्स देखा होगा जिसके आप नट को विद हैंड फिंगर की हेल्प से भी आप उसे टाइट कर देते हैं, तो वो क्लास 1 फिट में वो आपका डिजाइनेटेड होता है। ओके, अब देखिए स्क्रू है, मैं बोल रहा था कि स्क्रू की कभी कभी स्क्रू को ये जनरली कह रहा है कि स्क्रू जो होता है ये लूज फिट नहीं होता है, मैंने गलत बोल दिया था वहाँ पे, ये लूज फिट नहीं होगा। जो स्क्रू होता है वो फ्री फिट में आता है, क्योंकि लूज फिट होगा तो स्क्रू अदरवाइज वो केवल हैंड से टाइटन नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है स्क्रू ड्राइवर की। तो ये बोल रहा है कि जो स्क्रू होता है जनरली वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है क्लास 2 3 फिट्स, इसके बेस पे स्क्रू को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, क्लास 2 फिट में, इतना आपको समझ में आया? इसको हम डिफाइन कर रहे हैं ना, लूज फिट, जैसे कि ये बता दिया ना कि लूज फिट क्या है। लूज फिट में हम जो भी फास्टनर्स होता है उसको हम इजिली हैंड के हेल्प से या फिर अपने फिंगर के हेल्प से उसे हम टाइट कर सकते हैं। और जो क्लास 2 फिट है ना वो थोड़ा इजिली टाइट नहीं होता है, उसके लिए हमें कुछ डिवाइसेस या फिर टूल्स यूज करने पड़ेंगे। क्लास 3 फिट क्या है, वो मीडियम फिट है, मतलब इसके लिए भी हमें यूज करने ही करने पड़ते हैं। और जो क्लास 4 फिट होता है वो एक आपका एक तरह से टाइट फिट है, वो आपके हैंड से उसका जो नट होता है ना, जैसे बोल्ट है आपका ये, एंड ये बोल्ट है, इसमें जो नट जो लगा पड़ा है ना, इसको आप हैंड से भी टर्न नहीं कर पाएंगे। तो जो वो क्लास 4 फिट में आता है उसके लिए आपके रिंच रिक्वायरमेंट नीड पड़ जाती है, विदाउट रिंच आप से टर्न कर ही नहीं पाएंगे। तो ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, आपको मिल जाएंगे। सो मैंने आपको ये बता दिया कि जो आपका नट जो बोल्ट होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, आपके क्लास 3 मीडियम फिट में होते हैं, जिसकी मीडियम फिट ये कह रहा है। क्लास 1 फिट में आपके कौन से होते हैं इसमें तो नहीं बताया है। क्लास 2 फिट में आपका बता रहा है कि जो भी स्क्रू होता है, जनरली स्क्रू क्या होता है क्लास 2 फिट में होता है। ओके, ये सारे टॉपिक हो गई। एंड हाँ, कौन सा आता है क्लास 1 में? विंग नट क्लास, नहीं, आई थिंक विंग नट नहीं आएगा, विंग नट नहीं आएगा क्लास 1 फिट में, वो तो ओके, आई चेक, मैं चेक करके आपको ग्रुप में मैसेज करूंगा देख के। ओके, सो देख लेते हैं बोल्ट्स एंड नट्स, ये वाला लाइन हम देख लेते हैं नेक्स्ट। जैसे कि हमने आइडेंटिफिकेशन आपको बता दिया कि 4 आइडेंटिफिकेशन हो गए, एक नेशनल सीरीज आइडेंटिफिकेशन हो गई थी, एंड अमेरिकन नेशनल यूनिफाइड स्टैंडर्ड हो गई थी, जिसमें दो दो सीरीज थी, एक NCNF थी और UNC-UNF थी। ओके, एंड क्लासेस ऑफ फोर जो फिट्स हैं, क्लासेस ऑफ फिट्स हैं, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, लूज फिट, फ्री फिट, मीडियम फिट एंड आपके क्लोज फिट या फिर टाइट फिट भी कहते हैं क्लास 4 को। तो ये इनके बेस पे क्या कर सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, उन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर डिजाइनेट कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि हम ये किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, आप लोग बताएंगे? ये हमने इतनी सारी आपको बताई, ये किसके डिजाइनेशन के लिए, ये थ्रेड से डिजाइनेशन के लिए है। ओके, जो भी फास्टनर्स अपना है उन फास्टनर्स की डिजाइनेशन है, तो ये थ्रेड के बेस पे डिजाइनेशन बता रहा है। ओके, एंड थ्रेड्स को दो तरह से कटिंग के बेस पे भी थ्रेड्स दो तरह से कट हो सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपका क्या हो जाते हैं कटिंग के बेस पे, आपकी ये कह रहा है कि बोल्स एंड नट्स आर आल्सो प्रोड्यूस विद राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड, तो ये कटिंग के अकॉर्डिंग। ओके, कि वो लेफ्ट हैंड कटिंग है या फिर राइट हैंड कटिंग है जो थ्रेड है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपके डिजाइनेशन है या फिर एक डिफरेंट है आपका मिल जाता है। कि देखिए लिख रहा है बोल्स एंड जो नस्ट होते हैं आल्सो प्रोड्यूस, मतलब कि हम इन फॉर्म में भी इनको बना देते हैं, राइट हैंड उस पर थ्रेड कटे हो या फिर लेफ्ट हैंड थ्रेड हो। अगर राइट हैंड थ्रेड कटा होगा तो वो टाइट कैसे होगा नट, अगर उसे हम क्लॉकवाइज टर्न कर लेंगे, एंड अगर लेफ्ट हैंड थ्रेड उस पर कटा होगा तो हमें नट को क्या करना पड़ेगा, हमें एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज उसे हमें टर्न करना पड़ेगा। ओके, आपको ये बातें समझ में आई? या, एंड आई थिंक इट्स इनफ टुडे। ओके, देन रुकिए 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए, मैं चेक करके बता देता हूँ आपको कि विंग नट किस फिट में होती है। ओके,
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस बोलिए। ओके, आई चेक, देख लेता हूँ इनका। हाँ, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो चाहिए, आप हमसे डायरेक्टली आप बोल दिया करिए, हम सेंड कर देंगे आपको। ओके ओके, 1 सेकेंड। हाँ, ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। ये थ्रेड्स के बेस पे आपका नोमेनक्लेचर था। ओके, एंड ये केवल नोमेनक्लेचर था। नोमेनक्लेचर तो आपका हो चुका है। ये क्या था आपका? डिजाइनेशन था। ओके, कि किनके किनके बेस पे हम डिजाइन करते हैं नट्स बोल्ट्स को। ओके, हाँ, आप नहीं, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर अदरवाइज इसमें तो वो शायद थ्रेड्स के बारे में नहीं दिया होगा। बट आप अकॉर्डिंग टू नॉलेज, आप नॉलेज के लिए आप उसे रीड कर लीजिएगा। ओके, बाकी अभी तो हम लोग स्टडी करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड कोडिंग। तो जो कि आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिफिकेशन हमने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन की अकॉर्डिंग क्या होती है। आपके 3 आइडेंटिफिकेशन बेस है। हमने बताया था कि आपका आर्मी ने एयरफोर्स नेवी है, एंड मिलिट्री स्टैंडर्ड है, एंड आपका क्या है, एक एनएएस है। ओके, तो ये तीनों स्टैंडर्ड है जिन पे आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। ओके, और वो थ्रीड आइडेंटिफिकेशन था। नट्स या बोल्ट या फिर जो भी फास्टनर्स था, उनके थ्रेड की आइडेंटिफिकेशन थी, मतलब थ्रेड्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन थी। ओके, विंग नट आपने पूछा था, एक बार चेक कर लेते हैं। विंग नट जो होता है ना, वो आपके क्लास 4 फीट में होता है। ओके, या जो आपका विंग नट होता है वो क्लास 4 फीट में होता है। यस,